KANDEY, मार्कंडे महादेव टेम्पल इज सिचुएटेड। मार्कंडे महादेव टेम्पल इज सिचुएटेड। हिंदी में लिख लीजिए, गंगा और गोमती के संगम पर मार्कंडे महादेव का मंदिर स्थित है। गंगा और गोमती के संगम पर मार्कंडे महादेव का मंदिर स्थित है। उसके लिख लीजिए हमारा ट्रिब्यूटरी रिवर, सहायक नदी इसकी। तो इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है सई, SAI। तो लिखिए सहायक नदी में सई। ठीक, ये बियॉन्ड टॉपिक नहीं है, ध्यान रखना। मतलब जब आप रिवर सिस्टम को पढ़ रहे हो और नॉर्दर्न रिवर सिस्टम में मेन रिवर गंगा को पढ़ रहे हो तो उसमें थोड़ा सा डीप नॉलेज की हमें जरूरत होती है। ठीक, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। नहीं आपको लगे ये सही वही कब पूछा जाएगा, तो ये ट्रिब्यूटरी रिवर के साथ क्वेश्चन आते हैं। इस उसकी नहीं याद है तो इस साइड से, लेकिन हमें उसको इतना नहीं याद रखना, गंगा की याद रह जाए बड़ी बात है। ये गोमती की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब इसके बाद लिख लीजिए हमारा रिवर बैंक सिटी, नदी के किनारे स्थित शहर। गोमती के साथ ही चल रहे हैं हम। ठीक है, रिवर बैंक सिटी। तो लिख लीजिए लखनऊ, लखीमपुर खीरी, जौनपुर, एक और है सुल्तानपुर, और फाइनली गाजीपुर में जाके सैदपुर में क्या होती है, गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, रिवर बैंक सिटी। और उसके बाद तो मैं कुछ याद रखनी नहीं, इतने पॉइंट याद रखने हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए गोमती का ओरिजिन कहां से होता है, फुलर लेक किस डिस्ट्रिक्ट में है, पीलीभीत। ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है, सही। जहां पर गोमती गंगा से मिलती है कौन सा टेम्पल है, मार्कंडे महादेव का मंदिर है। इस रिवर बैंक सिटी कौन सी है, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, उसके बाद जौनपुर। ये सब हमारी क्या है, रिवर बैंक सिटी है। और किस स्थान पर जाकर मिलती है गंगा से, तो सैदपुर इन गाजीपुर। तो गाजीपुर के सैदपुर में जाकर मिल जाती है किससे, गंगा से। तो याद रहेगी दूसरी रिवर हमारी कौन सी है, गोमती। गोमती के बाद तीसरी रिवर के साथ चलिए घाघरा। तीसरी रिवर लिखिए घाघरा। तो देखिए घाघरा के साथ, घाघरा का उद्गम होता है हमारा जहां से, वो जगह है मापचा चुंग ग्लेशियर। तो मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती हमारी घाघरा नदी। अब घाघरा के साथ ध्यान से देखिए, पहले दो चीजों को समझ लेना। एक तो मापचा चुंग से निकल रही हमारी घाघरा नदी, इस ग्लेशियर से निकलने के बाद ये बढ़ती आगे की तरफ। इसी रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर हमारी कौन सी है, सरयू। और उसी को ऊपर हम क्या कहते हैं, काली। और काली के ऊपर किस नाम जानते हैं, गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। जब ये काली के नाम से बहती है तो इसको शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमारी घाघरा रिवर है इसको पहले भी सरयू कहा जाता है। इसके बाद जब ये लोअर कोर्स में आ जाती है अपने, तब भी हम इसको किस नाम से जानते हैं, सरयू के नाम से जानते हैं। सरयू एक अलग रिवर है जो हमारी उत्तराखंड से ही निकलती है, काली रिवर से मिलती है। और काली रिवर आगे की तरफ आकर घाघरा से मिलती है, तो यहां पर भी इसको सरयू कहते हैं। और इसके बाद जब घाघरा के लोअर कोर्स में आ जाते हैं तब भी इसको हम किस नाम से जानते हैं, सरयू के नाम से ही जानते हैं। तो सरयू का अपने नाम से ओरिजिन अलग जगह से होता है, उत्तराखंड से। वो काली की ट्रिब्यूटरी होती है, काली आकर घाघरा की ट्रिब्यूटरी होती है। और यही घाघरा जब अपने निचले हिस्से में आती है तो लोग फिर से इसको किस नाम से जानने लगते हैं, सरयू नदी के नाम से जानने लगते हैं। और इसी के स्थित किनारे शहर हमारा कौन सा है, अयोध्या। तो जो भगवान राम से संबंधित भी है तो उसी के लिए सरयू नदी को जाना जाता है बड़े लेवल पर। तो घाघरा नदी का ओरिजिन हमारा कहां से हो रहा है, तो मापचा चुंग हमारा कौन सा है, ग्लेशियर। तो यहां से निकलती है घाघरा। तो लिखिए इसका ओरिजिन सबसे पहले, मापचा चुंग, MAPCHA, MAPCHACHUNGO, मापचा चुंग ग्लेशियर, हिमनद। उसके बाद लिख लीजिए हमारा दूसरा पॉइंट इसका। अब ये जब रिवर आती है तो सबसे इसी के किनारे एक शहर पड़ता है, मतलब इसी शो के पास होती है, जिसको हम कहते हैं बाराबंकी। सुना ना, लखनऊ के पास ही बढ़ता है बाराबंकी।
तो अपने रास्ते में जितनी भी सिटी पड़ती है, तो बाराबंकी के वाटर सप्लाई का जो मेन सोर्स है वो रिवर हमारी कौन सी है? घाघरा। तो घाघरा के माध्यम से ही बाराबंकी में पानी की क्या की जाती है? सप्लाई की जाती है। तो लिख लीजिए हमारा द मेन रिवर सोर्स ऑफ बाराबंकी इज घाघरा। द मेन वाटर रिवर, ऐसे लिखिए वाटर सोर्स ऑफ, अभी हिंदी में बोले दे रहे, ठीक है, परेशान नहीं। द मेन वाटर सोर्स ऑफ बाराबंकी इज घाघरा। देखिए घाघरा में पानी का मुख्य स्रोत, सॉरी बाराबंकी में पानी का मुख्य स्रोत, एक बार उधर सोचोगे इधर सोचना गड़बड़ हो जाता है। बाराबंकी में पानी का मुख्य स्रोत घाघरा नदी ही है। ठीक, अब ये किस जगह पर जाकर हमारी गंगा से मिलती है? छपरा। तो ये कहां पहुंचती है? छपरा। तो छपरा में जाकर ये किससे मिल जाती है? गंगा नदी से। तो लिख लीजिए हमारा एक पॉइंट, घाघरा मीट्स टू गंगा इन छपरा। ये छपरा में जाके मिलती है। घाघरा मीट्स टू गंगा इन छपरा। घाघरा छपरा में गंगा से जाकर मिल जाती है। ठीक, अब बात आती है इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर हमारी कौन सी है? तो एक इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है जिसको कहा जाता है राप्ती। ठीक, एक और दूसरी ट्रिब्यूटरी रिवर है जिसको कहते हैं छोटी गंडक। छोटी गंडक। इसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है सरयू। तो सरयू भी हमारी क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो राप्ती, छोटी गंडक, सरयू एंड हमारी कौन सी है? काली, जो हमारी शारदा के नाम से आ रही है, तो वो भी इसकी हमारी क्या है? ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो लिख लीजिए हमारी इसकी सहायक नदियां। तो लिखिए सहायक नदियां, राप्ती, छोटी गंडक, सरयू, काली। इसी काली को ऑब्लिक करके लिख लीजिए शारदा। शारदा, राप्ती, छोटी गंडक, उसमें है उसके अलग अलग लिखे हैं ना, बेती यती करके लिखा हुआ कुछ है। हाँ, वो माइनर रिवर है बहुत ज्यादा, तो वो बिहार के रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। ये इसकी बड़ी रिवर है, इसलिए मैंने लिखा दिया। राप्ती, छोटी गंडक, सरयू, काली, उसी को क्या कहते हैं? शारदा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, तो अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए 1080 किलोमीटर बहती है नदी वहां से निकलने के बाद और यहां छपरा तक आने तक लगभग। हालांकि सबकी आपको लेंथ नहीं याद रखनी, सिर्फ गंगा और ब्रह्मपुत्र दो ही की हम लेंथ को याद करेंगे। तो अगर अब पूछा जाए घाघरा नदी, तो ओरिजिन कहां से हो रहा है? मापचाचुंग ग्लेशियर। इसके बाद ये रिवर नीचे की तरफ आती है। ट्रिब्यूटरी रिवर हमारी कौन सी है? राप्ती, छोटी गंडक, सरयू, काली, जिसको शारदा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद किस प्लेस पर आकर गंगा से मिल जाती है? तो छपरा में आकर मिलती है गंगा से। तो ये ट्रिब्यूटरी रिवर है हमारी किसकी? गंगा नदी की। अगला लिखिए नाम शारदा। शारदा रिवर, इसमें नहीं है शारदा। तो देखिए शारदा के साथ, जैसा हमने आपको बताया कि शारदा ही काली कहलाती है, तो आपको बताया था कि नेपाल जब आप जाएंगे तो नेपाल में एक ग्लेशियर मिलेगा जिसको हम कहेंगे मिलाम। किस नाम से जानते हैं? मिलाम ग्लेशियर से। इस मिलाम ग्लेशियर से निकलती है नदी हमारी कौन सी? गौरी गंगा। इसको हम गौरी गंगा कहते हैं। इस गौरी गंगा के बाद ये बढ़ती है आगे की तरफ। जब ये आती है तो यहां पर ये बाउंड्री बनाती है नेपाल एंड इंडिया के साथ। जब ये नेपाल एंड इंडिया के साथ आती है तो आप जब मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो बीच में यहीं से आप पास होते हैं। यहीं पर काली मैया का एक मंदिर है। इसी मंदिर की मान्यता के आधार पर इसको काली नदी के नाम से जाना जाता है। यही काली जब आगे की तरफ बढ़ जाती है तो इसका नाम फिर से चेंज हो जाता है। और यहां पर इसको किस नाम जानते हैं? सरयू। शारदा, एक काली ही शारदा कहलाती। जैसे इंडिया में आती तो इधर साइड शारदा कह देते हैं, उधर क्या कह देते हैं? काली। भाई हमारी सरयू आके ऊपर से मिल जाती है, तो सरयू के नाम से बहते हुए किससे मिल जाती? जाके घाघरा के साथ ये मिल जाती है। तो वही एक ही नदी है जो इधर हमारी चलते हुए दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपको रखना है याद गौरी गंगा। गौरी गंगा को हम क्या कहते हैं? काली के नाम से जानते हैं। और काली एक ही बात है, काली शारदा। मतलब ये कंफ्यूज नहीं होना आपको, तो फिर से समझ लीजिए। नेपाल से निकली, अभी नेपाल में ही है,
तो नेपाल के लोग इसको क्या कहते हैं, गौरी गंगा। गौरी गंगा के बाद नेपाल इंडिया की जब बाउंड्री बनाती है तब इसको कहते हैं काली। काली को ही इंडिया साइड में कहते हैं शारदा। तो भारत के जो हिस्से में आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, शारदा। फिर शारदा से आगे बढ़ जाती है तब इसका नाम चेंज हो जाता है, सरयू आकर ऊपर से मिल जाती है, उसके पानी को लेकर किस में चली जाती है, घाघरा नदी के साथ जाकर मिल जाती है। तो इस तरीके से इसके नाम क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो लिख लीजिए हमारा इसका नाम, पहले आप बना लीजिए जिससे कि आपको वहां पर याद रहे। रिवर लिखिए हमारी शारदा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बहुत साफ सुथरा है, आपको कुछ याद नहीं रखना है। जो शारदा है नेपाल की, भारत की, वही नेपाल के लिए काली है। एक ही नाम इधर उधर चलता है। जैसे आप पूर्णागिरि देवी के दर्शन करने जाएंगे तो आपको शारदा नदी मिलेगी उत्तराखंड में। आप पीलीभीत से जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो टनकपुर बैराज है हमारा, तो वहां पर हम बिजली बनाते हैं, वहीं से नेपाल जाने का रास्ता भी है। तो टनकपुर में जब आप टनकपुर से नेपाल जाओगे तो यहां पर एक ब्रिज मिलेगा। इस ब्रिज पे आप किसी से पूछोगे कौन सी नदी है तो लोग कहेंगे आपको ये नदी कौन सी है, शारदा। अब आप शारदा के साथ यहां से आगे की तरफ जाएंगे तो नेपाल में भैरव बाबा का मंदिर है। इस भैरव से आगे बढ़ेंगे तो काली का मंदिर है, और इस काली मंदिर के पास जब पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे, काली नदी है। इसी से और ऊपर बढ़ जाएंगे तो लोग कहेंगे गौरी गंगा है। जब हमारी तरफ आ जाएगी तो हम कहेंगे सरयू है। सरयू के बाद आगे जाएंगे तो घाघरा है, और घाघरा के बाद फिर आगे जाएंगे तो सरयू फिर से कही जाएगी। तो ये इसका क्या है, पैटर्न है। तो गौरी गंगा, काली, सरयू, घाघरा, फिर सरयू, इस तरीके से क्या है, इस नदी देखने को मिलती है। तो लिखिए फिर इसका ओरिजिन। मतलब इतना कंफ्यूजन नहीं है, वो तो मैं जानबूझ के इतना वैसा कर दिया हूं, बाकी सरल सा है एकदम, बस आपको हाँ थोड़ा सा मतलब मैंने इधर उधर कर दिया इसलिए। बाकी गौरी गंगा कहते हैं नेपाल में, काली कहते हैं नेपाल में, इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे, और जब इंडिया में आ जाती है सरयू मिलने के बाद सरयू कहलाती है, ट्रिब्यूटरी हो जाती है किसकी, घाघरा की। बस इतना ही है। तो लिखिए इसमें ओरिजिन लिखिए हमारा शारदा का, मिलाम ग्लेशियर इन द नेपाल, मिलाम ग्लेशियर इन नेपाल। तो नेपाल के मिलाम ग्लेशियर से, मिलाम ग्लेशियर इन नेपाल। उसका सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, इन नेपाल इट इज नोन एज द गौरी गंगा। नेपाल में इसे गौरी गंगा कहते हैं। इन नेपाल इट इज नोन एज द गौरी गंगा। कहीं कहीं इसको गोरी गंगा भी लिखा गया है, गोरी गंगा। गौरी, गोरी, इन्हीं नामों से इनको जाना जाता है। ठीक, इसके बाद लिख लीजिए दूसरा पॉइंट हमारा, एट द इंडिया नेपाल बॉर्डर, एट द इंडिया नेपाल बॉर्डर इट इज नोन एज काली रिवर और शारदा रिवर। भारत नेपाल की सीमा पर इसे काली नदी एवं शारदा नदी कहते हैं। भारत एट द बाउंड्री ऑफ इंडिया नेपाल इट इज नोन एज द काली रिवर एंड शारदा रिवर। काली नदी या शारदा नदी के नाम से जानते हैं। उसका लिख लीजिए लास्ट हमारा, बस इतना ही है इसमें, और क्या आगे तो वो सरयू आके मिलेगी ना इससे। तो इतना याद रखना है किसके साथ, हमें शारदा रिवर के साथ। तो शारदा को नेपाल में कहते हैं गोरी गंगा। उसके बाद जब इंडिया नेपाल बाउंड्री पे आती है तो ये काली या शारदा कहलाती है। उसके बाद इससे आकर मिलती है सरयू, और सरयू का पानी लेकर चली जाती है घाघरा में। अगली रिवर का नाम लिखिए सरयू, ये सरयू की ट्रिब्यूटरी है। अगला लिखिए, चूंकि मान्यता सरयू की हमारे यहां पर ज्यादा है इसलिए अगला लिखिए सरयू। तो देखते हैं सरयू कहां से आ रही है। तो सरयू के ओरिजिन पॉइंट को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक जगह मिलेगी जिसका नाम है नंदाकोट। तो नंदाकोट से ओरिजिन होता है सरयू का। ये सरयू बढ़ती है यहां से आगे की तरफ, इधर से रिवर आती है हमारी कौन सी, जिसको हम कहते हैं काली। इस काली से आकर मिल जाती है सरयू। यहां से फिर ये किस नाम से जानी जाती है, सरयू के नाम से।
इसके बाद आगे जाकर ये किससे मिल जाती है, घाघरा से, और यही घाघरा आगे जाकर किससे मिल जाती है, गंगा से। तो ओरिजिन पॉइंट हमारा सरयू का क्या है, नंदाकोट, और किस स्टेट में पड़ता है, तो हमारा उत्तराखंड। तो लिख लीजिए सरयू का ओरिजिन पॉइंट, सरयू का ओरिजिन पॉइंट लिखिए, नंदाकोट माउंटेन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदाकोट पर्वत, नंदाकोट, नंदाकोट माउंटेन इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में नंदाकोट पर्वत। ठीक, एक और इसका नाम लिखिए सरयू का, इट इज आल्सो नोन एज नारायणी रिवर। सॉरी नहीं, ये गंडक का है, इसको काट दीजिए, ये गंडक के साथ है, कंफ्यूजन हो, मतलब इसको काट दीजिए, नारायणी गंडक को कहते हैं जब वो आती है, नहीं इसको। ठीक, तो हमारा ओरिजिन पॉइंट पता ही है। इसके अलावा इसका रिवर बैंक सिटी लिख लीजिए अयोध्या, वो काट दीजिए, रिवर बैंक सिटी हमारा अयोध्या। अब ये घाघरा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसमें बना हुआ है इसलिए आप बता रहे हैं ना, हाँ, तो इसको लिख लीजिए, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, लेफ्ट बैंक है, मैं इसलिए समझाने के लिए आप बना रहा था आपको। तो लिख लीजिए इट इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ, इट इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर। यह घाघरा के, लेफ्ट को क्या कहते हैं, दायां बायां, बायां, ये घाघरा के बाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदी है। वो हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन है, दायां बायां में, जब कभी रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो, राम 4 किलोमीटर आगे जाकर दाएं मुड़ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, तुरंत इंग्लिश देखना होता है, लेफ्ट वाला कह रहा है या राइट वाला कह रहा है, तो थोड़ा सा इसमें होता है दाएं बाएं में, हाँ बाएं मुड़ जाओ। अरे रिक्शा वाला हिंदी समझता है, वो बायां दायां ठीक से जानता है, लेकिन जब आप बोलते हैं कि राइट लेफ्ट, तो वो पूछता है सीधे हाथ पर, डेढ़े हाथ पर, मतलब इस तरीके चलता ना, अपना भाषा है लोकल, उसमें क्या है, तो ऐसा होता है। तो यहां तक समझ आ गया आपको, सरयू तक। सरयू को एक और नाम से जानते हैं, अगर कभी सरजू लिख के आ जाए तो भी वही बात है, ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे सरजू था, वहां पे सरयू था, तो सरयू को सरजू के नाम से भी जाना जाता है। अगला लिखिए गंडक, जल्दी थोड़ा पार होते हैं इससे, रिवर से। अगला लिखिए नाम गंडक, तो चलते हैं गंडक को भी देख लेते हैं। तो गंडक के लिए हम चलते हैं सबसे पहले ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय का मतलब है कि जहां पर पाई जाती है ग्लेशियर या आइस, यानी कि जितनी भी हमारी सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सारी की सारी किसमें है, ग्रेटर हिमालय में। तो यहां ग्रेटर हिमालय से 2 रिवर निकलती हैं। एक का नाम हमारा क्या है, त्रिशूली, किस नाम से जानते हैं, त्रिशूली के नाम से जानते हैं। एक दूसरी रिवर है जिसको हम कहते हैं फिर से काली, यहां भी काली नाम है। तो काली एंड त्रिशूली 2 रिवर है यहां पर। जब काली और त्रिशूली मिल जाती हैं तो ये अभी भी बह रही है हमारी किधर, नेपाल वाली साइड में, तब यहां पर इसको कहते हैं नारायणी। किस नाम से जानते हैं, नारायणी। नारायणी के नाम से जब ये आगे इंडिया की तरफ आ जाती है तब हम इसको किस नाम से जानते हैं, गंडक के नाम से जानते हैं। गंडक के नाम से बहती हुई चली जाती है और पहुंचती है कहां, सोनपुर। और सोनपुर हमारा कहां पड़ता है, बिहार में। तो सोनपुर बिहार में जाकर ये किस नदी से मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। तो हमें कैसे इसका ओरिजिन याद रखना है, ग्रेटर हिमालय से निकलती हैं 2 रिवर, एक का नाम है काली, एक का नाम है त्रिशूली। काली त्रिशूली जब मिल जाती हैं तब इसको नारायणी कहते हैं नेपाल में, और जैसे ही ये भारत में आती है तो नारायणी का नाम चेंज हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, गंडक। गंडक के नाम से बहते हुए ये बिहार पहुंचती है और बिहार में पड़ता है हमारा सोनपुर। सोनपुर में जाकर किससे मिल जाती है, गंगा नदी से हमारी मिल जाती है। तो हमें याद रखना है काली त्रिशूली दोनों मिल गई नारायणी, उसके बाद हमारी क्या है, गंडक, और गंडक के बाद बहते हुए कहां पहुंची, बिहार, और किसकी सहायक नदी हो गई, गंगा की सहायक नदी हो गई। तो लिख लीजिए इसका ओरिजिन पॉइंट नेपाल, ग्रेटर हिमालय। हाँ? एक नदी है नारायणी बिहार में, लेकिन ये वाली नहीं है, उसी के पैरेलल आप देखें एक छोटी सी नदी बहती है जिसको नारायणी के नाम से जाना जाता है बिहार में।
तो जब बिहार का लोकल आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पर एक नारायणी नदी आपको अलग से ही मिलेगी पूरी कंप्लीट, क्योंकि हम उन नदियों को नहीं पढ़ रहे हैं जो माइनर रिवर है, ठीक है, हम बड़ी नदी को ही देख रहे हैं। तो लिखिए इसमें हमारा it is formed by the union of the Kali and Trishuli rivers. It is formed by the union of the Kali and Trishuli rivers. यह काली और त्रिशूली नदी के मिलने पर बनती है, यह काली और त्रिशूली नदी के मिलने पर बनती है। ठीक, लिख लीजिए इसका ओरिजिन इन द ग्रेटर हिमालय इन नेपाल, मतलब इन दो नदियां कहां से निकलनी, ग्रेटर हिमालय से। ओरिजिन इन द ग्रेटर हिमालय इन द नेपाल, तो नेपाल में स्थित महान हिमालय से इसका उद्गम होता है, नेपाल में स्थित महान हिमालय से इसका उद्गम होता है। ठीक, एक और पॉइंट लिख लीजिए कि इसको नारायणी भी कहते हैं। नारायणी दो रिवर हैं, एक नारायणी जब तक ये इंडिया के बॉर्डर पे आती तब ये भी कहलाती है, बाकी जब आप आओगे यहां पर बिहार में, जहां पर मधुबनी ये सब इधर साइड का है, तो वहां एक नारायणी रिवर भी लोकल में है जिसको नारायणी के नाम से जानते हैं, और वो भी कई सारे लोगों के और क्षेत्रों में सिंचाई इन सब परियोजनाओं में काम आती है। तो इसी से एक ब्रांच है जो अलग है नारायणी, वो लोकल उसके साथ पढ़ते हैं, इसको तब कहते हैं जब ये कहां बहती है, नेपाल में। तो लिख लीजिए हमारा पॉइंट इसी यही वाला, देखिए एट द इंडियन बॉर्डर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नारायणी रिवर, इसे भारत की सीमा पर नारायणी नदी भी कहा जाता है। ठीक, अब जैसे हम बूढ़ी गंडक इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, तो एक और नदी है जिसको बूढ़ी गंडक के नाम से भी जाना जाता है। तो जब जहां से हमारी गंडक रिवर बह रही है, इसी के ईस्ट डायरेक्शन में एक पैरेलल और रिवर बहती है जिसको हम बूढ़ी गंडक के नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं बूढ़ी गंडक। अब बूढ़ी गंडक क्या है कि गंडक ने जो अपना क्षेत्र छोड़ दिया है, यहां पर माइग्रेट कर गई, तो उसी में पानी जब आता है हमारी रेनी सीजन के साथ, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, बूढ़ी गंडक के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि वो हमारी इतनी बड़ी रिवर नहीं है तो उसको हम ट्रिब्यूटरी रिवर में काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट यहां पर लिख लीजिए, कहीं आप पढ़ रहे हो बूढ़ी गंडक तो लगे, तो बस जस्ट की जो गंडक है उसके ईस्ट में जो पैरेलल रिवर बहती है उसको हम क्या कहते हैं, बूढ़ी गंडक कहते हैं। तो लिख लीजिए द बूढ़ी गंडक flows parallel to and east of the Gandak river, parallel to and east of the Gandak river। हिंदी में लिख लीजिए बूढ़ी गंडक गंडक के समानांतर एवं पूरब में बहती है, बूढ़ी गंडक गंडक के समानांतर एवं पूरब में बहती है। और किस स्थान पर आकर मिल जाती है गंडक, सोनपुर, कहां पे मिलती है, सोनपुर। तो लिख लीजिए गंडक मीट्स टू गंगा इन सोनपुर बिहार, गंडक मीट्स टू गंगा इन सोनपुर बिहार। गंडक सोनपुर बिहार में गंगा से आकर मिल जाती है। देखिए इस टॉपिक और दो टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के बाद इंडियन ज्योग्राफी में एक रिवर सिस्टम ढंग से पढ़ लीजिए और एक पढ़ लीजिए इंडियन क्लाइमेट। अगर ये दो सिस्टम आपको ढंग से आते हैं तो आप मान लीजिए कि आपसे कोई भी सॉइल पूछ दे, कोई भी आपसे कोई भी क्रॉप पूछ दे, आप उसको तुरंत बता दोगे। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं कि आपको जब रिवर सिस्टम पता होता है तो आपको यह पता है कि ये पेरिनेरियल यानी कि सदा नीरा नदी है कि नहीं है, कितने क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया इसका किसका है, तो आपको मिट्टी याद करने में बड़ी आसानी रहती है। एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, बड़े आराम से याद होती है। अब आपसे अगर पूछा गया कि कहीं पर रेन हो रही है 100 to 200 सेंटीमीटर एनुअल, तो आप तुरंत बता देंगे क्योंकि आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्रॉप की याद है कि जैसे राइस क्रॉप है
तो उसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत है। अब आपको तुरंत पता है कि भारत में दो ही तरीके से हम पानी की सप्लाई कर सकते हैं, या तो नेचुरल रेन हो, तो अगर वो ज्यादा मात्रा में हो रही है तो हम क्रॉप की फसल कर पाएंगे, या हम वाटर की सप्लाई करें। तो सप्लाई उन्हीं रीजन में की जा सकती है कि जहां पर अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल हो, और अंडरग्राउंड वाटर आपको वहीं पर मिलेगा जहां से रिवर क्या हो रही होंगी, पास हो रही होंगी। तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि अगर यहां से रिवर पास हो रही है और ये क्लाइमेट है तो यहां पर यही क्रॉप होगी, कोई दूसरी क्रॉप नहीं हो सकती है। तो जनरल पैटर्न में आपसे कभी पूछा जाए, जैसे हम कहते हैं कि आप चले जाइए अरावली के वेस्टर्न पार्ट में, अब आप पूछेंगे कोई रिवर है तो आपको बताया जाएगा कि लूनी रिवर है, लेकिन सीजनल रिवर है। तो इसका मतलब है कि लूनी जब सीजनल रिवर है तो एक सीजन ऐसी आती होगी जब यहां पानी नहीं होता होगा। तो अब आपसे पूछा जाएगा कौन सी क्रॉप लगाइए, तो आप कहेंगे बाजरा लगाओ, ज्वार लगाओ, ऐसी क्रॉप को करो जिसको मिलेट के नाम से जानते हैं, मोटे अनाज। तो ऐसी फसल करो जिनको पानी की जरूरत कैसी हो, कम हो। तो एक ड्रेनेज पैटर्न एंड क्लाइमेट ही डिसाइड करते हैं इंडिया में एग्रीकल्चर को, वेजिटेशन को, सॉइल को, यहाँ की सभी जितने भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये सब के सब इस पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो इसको ढंग से एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी चीजें अपने आप जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा बाद में, अभी तो आप बड़े मन से पढ़ रहे हैं सत्यनारायण की कथा की तरह, फिर मैं बाद में ये बताऊंगा नहीं। मैं जैसे ही मैं कहूंगा एलुवियल सॉइल, जलोढ़क मिट्टी पढ़ेंगे तो हम कहेंगे एक बांगर है, एक खादर है। जहां फ्लड ज्यादा आ रहा है वो खादर है, जहां बाढ़ नहीं आ रही है वो बांगर है। तो मैं कहूंगा कि इंडिया में जो हमारा गंगा का अपर रीजन है वो किस में आता है, लोअर रीजन किस में आता है, तो उस समय आपको ये सब बताना पड़ेगा। नहीं तो आप कह रहे अच्छा गंगा मैं याद कर लूं, कुछ ऐसे वाला नहीं चलेगा, ठीक। तो याद रखिए चीजों को। आ जाते हैं वापस हम लोग फिर से, क्योंकि आज टास्क बड़ा है थोड़ा सा और हेक्टिक भी है, क्योंकि लगातार एक ही चीज बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो आप गंगा मैया तो एक बार में ही मामला निपट गया, लेकिन सहायक लोग ज्यादा परेशान कर रहे हैं। गंगा का तो सीधा था कि वहां से ओरिजिन हुआ और यहां जाके माउथिया मुहाना बन गया। बाकी ये जो ट्रिब्यूटरी है वो ज्यादा समस्या को खड़ी कर रही है। तो कहां तक ट्रिब्यूटरी का मामला निपट चुका है, गंडक। अब चलते हैं कोसी, सारो आप बिहार, बिहार का शोक भी कहते हैं इसको। अगली नदी लिखिए कोसी। देखिए हम यहां पर जो नदी को पढ़ रहे हैं उसमें कुछ रिवर ऐसी हैं कि जो हिमालय माउंटेन के बनने के बाद बनी है, और कुछ रिवर हमारी ऐसी हैं कि जो हिमालय माउंटेन से पहले ही हमारे पास उपस्थित थी। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि भारत में एंटीसीडेंट रिवर हमारी कौन सी है, जिनको पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो कोसी को भी इसी में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। यानी कि जो आज वर्तमान में हमारे पास हिमालय माउंटेन है उससे पहले भी कोसी नदी पाई जाती थी। हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तो उसका ड्रेनेज पैटर्न चेंज हो गया और कोसी बिहार की तरफ बहना स्टार्ट हो गई। ये रिवर इकलौती ऐसी रिवर है जिसके कैचमेंट एरिया में हमारे दो बड़ी बड़ी पीक पड़ती है। कौन सी, एक तो हमारी पड़ती है माउंट एवरेस्ट, ये भी इसी कैचमेंट एरिया में। दूसरी हमारी कौन सी है, कंचनजंगा। तो दोनों की दोनों ही हमारी हाईएस्ट पीक है वो आती है कोसी नदी के कैचमेंट एरिया में। अब ये यहीं से हमारी रिवर भी निकलती है। यहां से एक रिवर नहीं है, 7 अलग अलग ब्रांचेज हैं जिनको सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। इसमें एक मेन ब्रांच है जिसको हम कहते हैं अरुण, और इसी अरुण में जब सनकोसी, तिनकोसी, तमाम कोसी हैं, ये आके जब सब मिल जाती हैं तब हम इसको किस नाम से जानते हैं, कोसी नदी के नाम से जानते हैं। तो कोसी का ओरिजिन होता है नेपाल से। नेपाल में 7 अलग अलग ब्रांचेज हैं जिनमें एक मेन ब्रांच है अरुण। इस अरुण में आकर जब सारी पानी मिल जाता है तब हम इसको कोसी के नाम से कहते हैं, और कोसी के नाम से बहते हुए पहुंचती है बिहार में। चूंकि बिहार इसके लोअर रीजन में पड़ता है तो यहां पर ये बड़ी मात्रा में फ्लड लेकर आती है, बाढ़, और इसकी वजह से बिहार में हर साल बड़ी मात्रा में जन और धन की हानि होती है। अब समस्या ये है, इसके अलावा इसको रूट डाइवर्टिंग रिवर भी कहते हैं, रास्ता बदलने वाली नदी। तो ये हर साल या 2 साल 3 साल बाद अपने रूट को डाइवर्ट करती है, जिसकी वजह से भी बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। तो इसको कैसे रोका जाए, तो इसको रोकने के लिए हमने बिहार में एक कोसी डैम बनाया हुआ है। ये कोसी डैम इंडिया
एंड नेपाल का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। तो नेपाल को मिल रही है बिजली और इंडिया को मिल रहा है पानी, क्योंकि हमें पानी की ज्यादा जरूरत है और नेपाल को इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा जरूरत है, तो उसको हम देते हैं बिजली और हमें क्या मिलता है, पानी। इसके साथ ही हमने यहां पानी को रोक रखा है, जब हमारा ओवरफ्लो होने लगता है तो वाटर को डिस्चार्ज किया जाता है धीरे धीरे, जिससे बिहार में आने वाली बाढ़ को रोका जा रहा है। तो कितना रोक लिया है, अभी अपना रूट डाइवर्ट नहीं कर रही है। रूट, अब ये रूट क्यों डाइवर्ट कर रही है, इसका कारण यह है कि जब रिवर इस रीजन से निकल के आ रही है, ठीक, तो अपने साथ तमाम सारे सेडिमेंट्स लेकर आ रही है, यानी कि अवसाद, इनको लाने के बाद प्लेन रीजन में डिपॉजिट करती है। तो यहां पर बैरियर क्रिएट होता है, जब बैरियर या अवरोधक बनता है तो इसका सरफेस लेवल ऊंचा हो जाता है, इसकी वजह से पानी क्या करता है, अपने रूट को चेंज कर देता है। अब 2 साल तक यहां भी ये डिपॉजिट करती है, तो फिर से इसका सरफेस लेवल ऊपर हो जाता है, तो फिर से अपने रूट को क्या कर देती है, डाइवर्ट कर देती है। इसलिए इसको रूट डाइवर्टिंग रिवर सारो ऑफ बिहार, बिहार के शोक के नाम से। अरुण मेन रिवर है, 7 रिवर आकर इससे मिलती है, नेपाल में निकलती है, कैचमेंट एरिया में इसके कंचनजंगा एवं माउंट एवरेस्ट पाई जाती है। कुरसोला बिहार में आकर किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। तो जगह हमारी कौन सी है, कुरसोला, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कुरसोला, तो वहां पर आकर किससे मिलती है, गंगा नदी से। तो लिखिए इसका ओरिजिन, ओरिजिन लिखिए ग्रेटर हिमालय इन नेपाल। नहीं, नेपाल काट दीजिए, ग्रेटर हिमालय इन तिब्बत, क्योंकि ये भी उसी मानसरोवर के पास से आती है, वो है आसपास ही एकदम लगे हुए, लेकिन तिब्बत लिखा है, एनसीईआरटी के भी आप पे चलते हैं, तिब्बत, ठीक। उसके बाद लिखिए इसमें दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, तिब्बत में महान हिमालय की श्रेणी से, ग्रेटर हिमालय रेंज कह सकते हैं आप, तो तिब्बत में महान हिमालय की श्रेणी से। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए, द मेन स्ट्रीम इज रिवर, द मेन स्ट्रीम ऑफ दिस रिवर इज अरुण, द मेन स्ट्रीम ऑफ दिस रिवर इज अरुण, इस नदी की मुख्य शाखा अरुण है। अरुण है, ठीक। उसके बाद लिख लीजिए इसमें हमारा, इस नदी की मुख्य शाखा हमारी कौन सी है, अरुण, और इसी को हम आगे क्या कहते हैं, बिहार में कोसी के नाम से जानते हैं। लास्ट लिख लीजिए, कोसी मीट्स टू गंगा, कोसी मीट्स टू गंगा इन कुर्सेला, कुर्सेला इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट, कटिहार, KATHIAR, कटिहार, इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट। तो लिख लीजिए कोसी गंगा से कटिहार जिला के कुरसोला में मिलती है। ठीक, उसके बाद जो पॉइंट है हमारा कि इसके कैचमेंट एरिया में कौन कौन पीक आती हैं, तो हमारी एक तो है कंचनजंगा और दूसरी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। तो लिख लीजिए माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट EVEREST एंड द कंचनजंगा KANCHENGUNGA, माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा आर इन द कोसी कैचमेंट एरिया। हिंदी में लिख लीजिए, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा कोसी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है, कोसी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। ठीक, और लास्ट लिख लीजिए हमारा, इट इज कॉल्ड एज सारो ऑफ बिहार, इसे बिहार का शोक कहते हैं, सारो ऑफ बिहार, इसे बिहार का शोक कहते हैं। है मतलब रूट डाइवर्टिंग इसलिए कहते हैं कि बहुत सारी बुकों में लिखा गया कि उन्होंने अपडेट नहीं किया, लेकिन जब से हमने कोसी डैम बना लिया है तब से रूट डाइवर्ट होने के चांस कैसे हो गए, बहुत कम हो गए। लेकिन फिर भी जब फ्लड आता है, हर साल ही फ्लड लेके आती है, तो उस समय कुछ न कुछ इसका रूट क्या होता है, लगातार डाइवर्ट होता है, तो उसको रूट डाइवर्टिंग रिवर भी कहते हैं। एक और नाम लिख लीजिए कहीं आ जाए तो, इसे रास्ता बदलने वाली नदी भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड
रूट डाइवर्टिंग रिवर। तो सारो आप बिहार रूट डाइवर्टिंग रिवर इन नामों से भी इसे जानते हैं। हाँ, क्योंकि हम पानी को एक लेवल तक ही रोक सकते हैं। और ये आ रहा है हमारा तिब्बत और इस सब रीजन से, तो यहां पर आइस तेजी के साथ मेल्ट हो रही है। और दूसरा 7 अलग अलग रिवर भी आ रही है इसके साथ। तो जो ऊपर बारिश हो रही है हमारी, उन सबका पानी कहां आता है, इसी कोसी के साथ। तो ये हर साल अभी देखना आप 10 दिन रुक जाइए, मानसून सीजन आ गया, बारिश होना स्टार्ट हो गई है। अगले 10 दिन के बाद ये न्यूज आने लगेगी कि बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। तो ये मधुबनी, कटिहार ये सब डूब गए हैं और वहां पर तमाम सारे लोगों के ये सब शुरू हो जाएगा। तो अपने देश की एक समस्या है, जैसे ही गर्मी की सीजन आती है मीडिया ऐसे चिल्लाने लगता है कि अब सब प्यास से मर जाएंगे, कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद जो पानी पी लिया तो पी लिया, नहीं अगले 10 दिन में मौत निश्चित है। अब जैसे ही हम समर सीजन से बाहर आते हैं, तुरंत रेनी सीजन है हमारे पास, अब तुरंत चिल्लाना शुरू कर देंगे अब डूब के मर जाएंगे, जो बच गए वो किसके मर जाएंगे, डूब के मर जाएंगे, पानी इतना ज्यादा है। जैसे ही उससे बाहर जाते हैं तो शीत ऋतु आ जाती है, तो फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कड़ाके की ठंड, 10 बुड्ढे मर गए। अब इतनी टेंशन हो जाती है, मतलब उन्हीं को मारते हैं। तो इतना ज्यादा हम टेंशन में रहते हैं हर समय। और जब रहा बचा समय होता है वो बीच में कोरोना आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में 5 केस नए आए। इतना सुनने के बाद लगता है कि 5, अपने उनसे पूछो डेथ रेशियो कितना है, का मरा कोई नहीं है, लेकिन केस नए लगातार बढ़ रहे हैं। अब जो मर ही नहीं रहे तो वो सीजनल फीवर की तरह एक हो गया है कि हर साल आएगा, आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, उसके बाद कोरोना चला जाएगा, जैसे जुकाम, खांसी, बुखार, इसी तरीके से। लेकिन मीडिया किसी भी चीज को क्या करता है, इस तरीके से प्रेजेंट कर देता है। हम खौफ में ही जी रहे हैं कि जब तक एक बार ये बाहर निकल के आ पाते हैं कि अब डूबेंगे नहीं, तुरंत बताते हैं सूखे से मर जाओगे, सूखे से जैसे निकल के आते हैं कि अब सर्दी से मर जाओगे। तो मरने का इतना वो बना दिया है। हालांकि भारत के लोअर पार्ट में दिक्कत है कि जो हमारा पश्चिम बंगाल ये रीजन है, तो वहां पर बात देखिए, जब आपदा आती है तो हमेशा कुछ न कुछ अच्छा भी लेकर आती है। अगर एक बार उनके यहां पर बाढ़ आती है तो इतनी फर्टाइल सॉइल देकर जाती है कि जब हम 1 बीघा में 3 कुंटल पैदा करते हैं तो वो 1 बीघा में 9 कुंटल पैदा करते हैं। तो कुछ न कुछ तो नुकसान उठाना पड़ेगा अगर आप फायदा लेना चाहते हो। तो इतना ज्यादा फर्टाइल सॉइल है कहां की, वेस्ट बंगाल, बिहार के इस रीजन की। तो स्वाभाविक बात है फर्टिलिटी बढ़ती है, लेकिन वही वाली बात है, ये काम कब आएगी, जब जिंदा रह पाओगे। पता लगा कि भैया आप बंगाल में चले गए और को मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो ऐसी मिट्टी का भी क्या मतलब है। लेकिन कोई नहीं, आप लोग निश्चिंत रहिए। छोटा बघाड़ा में अगर नहीं रह रहे हैं तो आपको बाढ़ से कोई भी खतरा नहीं है। छोटा बघाड़ा में अगर आपने रूम लिया हुआ है तो तैयार रहिए अगले 2 महीने के बाद कि आप देख लीजिए यार पानी भर जाता है उसमें। छोटा बघाड़ा, सलोरी, इन सब रीजन में क्या होता है, पानी भरता है। अब ऐसा नहीं कि आज ही जाके रूम पहले चेंज कर दें, मतलब इसका मतलब ये नहीं है। मैं बता रहा हूं कि ये समस्याएं आती है छोटा बघाड़ा के साथ, वो उधर गंगा के किनारे पर रह रहे हैं, ठीक है, जो इधर सिविल लाइन इन सब जगह रह रहे हैं, वो बस अखबार में पढ़ लिया करें, अच्छा छोटा बघाड़ा में पानी आ गया है, ऐसे मतलब पढ़ते रहिए आराम से, ठीक है। तो हम सब भारत के लोग हैं, हम हर चीज को अखबार में पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे आप भी जब सरकारी अफसर बन जाएंगे, अगर आईएएस नहीं बने, कोई लोअर पोस्ट पे है, तो आपका बस एक ही विजन होगा कि फैमिली को बढ़िया तरीके से सेटल कर लें। तो आप सुबह उठेंगे, 1 कप कॉफी या चाय का लेंगे, बढ़िया बाहर गार्डन में कुर्सी पर बैठेंगे, अखबार खोलेंगे और उसमें पढ़ेंगे कि देश में बड़ी समस्याएं चल रही हैं, देश अच्छा नहीं चल रहा है। आप कुछ नहीं करेंगे और आराम से अखबार बंद करेंगे, जॉब पे जाएंगे, फिर शाम को आएंगे और इसी प्रक्रिया में अपनी जिंदगी के अगले 30 साल गुजार देंगे। आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? आप जनरेशन जो होगी अगली, उनके बच्चे की पढ़ाने की सुविधा भारत सरकार के द्वारा। तो जो स्कूल दिया जाएगा उसी में आपके बच्चे पढ़ेंगे। इसके बाद खेलने के लिए ग्राउंड है, इसमें खेलेंगे। इसके बाद सारी चीजें तय कर दी जाएंगी, अगली जनरेशन उसी से आपकी क्या होगी, तैयार होगी, कितना आगे तक जा सकती है। तो आप ऐसा नहीं कुछ नया कर ले जाएंगे, इसी व्यवस्था में आपको अगली जनरेशन को तैयार करना है। कुछ दिन बाद आप उब जाएंगे, फिर कहेंगे गलती हो गई, आईएएस नहीं बनना था, कुछ और बनना था। लेकिन इसी व्यवस्था में चलते चलते एक दिन रिटायर होने के बाद किसी गांव के बगीचे में बैठ के अपनी कहानियां सुना रहे होंगे कि हम एक बार सस्पेंड हुए थे, 3 लोगों को हमने सस्पेंड कर दिया था। यही आपकी खट्टी मीठी यादों के साथ बाकी उम्र को धीरे धीरे काट देगा। वही ये सब रखना साथ में, क्योंकि अगली जनरेशन आपसे पूछेगी कि जीवन में कुछ किए, आपको कुछ नहीं किया तो कहना फिर बेकारी वो आपके पास आए बैठना गलत है। जब आप बढ़ा चढ़ा के चीजों को बताएंगे कि एक बार हम गए थे इनकाउंटर करने के लिए, अगले 10 उधर बदमाश थे, हम अकेले थे, एक ही गोली में 10 को मार दिया, तो इस तरीके की कहानियों को सुनने में उन्हें इंटरेस्ट आएगा, तो अगली जनरेशन आपके गुणगान करेगी।
हाँ ये सब जगह होता है, बाकी मूवी में होता है, लेकिन आप भी हीरो होंगे एक जगह के, तो आप भी बढ़ा चढ़ा के चीजों को पेश कीजिए। लोग सुनते रहेंगे, गुणगान करते रहेंगे, बाकी जिंदगी आपकी अच्छी तरीके से कट जाएगी। और पता लगा आपने ये कहा 10 गोली चलाई एक भी नहीं मरा, तो बच्चे को लगेगा कि रहने दो, फिर जब उस समय कुछ नहीं कर पाए तो हमारे जीवन में अब क्या करोगे। ठीक है, तो लिखिए अगली नदी कोसी हो गया, तो कहां मिल गई आके, कुरसोला। चलिए ठीक, लास्ट लिखिए कोसी के बाद महानंदा। महानंदा ओरिजिन लिखिए दार्जिलिंग हिल्स। दार्जिलिंग हिल्स, दार्जिलिंग की पहाड़ियां, वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग हिल्स, ठीक। ये गंगा से मिलने वाली लेफ्ट साइड में सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी है, यानी इसके बाद कोई भी ट्रिब्यूटरी गंगा से नहीं मिलती है। अब जहां पर आकर ये गंगा से मिलती है उस जगह का नाम लिखिए, इट मीट्स टू गंगा इन गोदागिरी बांग्लादेश, गोदागिरी घाट। इट मीट्स टू गंगा इन गोदागिरी घाट इन बांग्लादेश। गोदागिरी घाट इन बांग्लादेश। एक मामला निपट गया, यानी कि ऊपर की जितनी रिवर थी वो हमें सब पता है, गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। अब आ जाते हैं नीचे की रिवर के साथ जिनको हमें पढ़ना है, तो लिखिए सोन, अगला नाम ट्रिब्यूटरी रिवर है सोन। यह है गंगा रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर हमारी कौन सी है, सोन। तो देखिए सोन आकर मिलती है गंगा से, जिस प्लेस से निकलती है उसको कहते हैं अमरकंटक। अमरकंटक हिल्स या अमरकंटक पीक के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं अमरकंटक प्लेटू भी लिखा गया है। तो तीनों ही नाम चलते हैं, अमरकंटक हिल्स, अमरकंटक प्लेटू एंड अमरकंटक पीक। यहां से निकलने के बाद ये ऊपर जाती है और नियर द पटना, तो बिहार की जो कैपिटल है पटना, उसके पास जाकर किससे मिल जाती है, गंगा नदी से। तो नियर द पटना ये किससे मिलती है, गंगा रिवर से। इसकी एक ट्रिब्यूटरी रिवर है जिसको कहते हैं रिहंद। किस नाम से जानते हैं, रिहंद के नाम से जानते हैं। रिहंद का ओरिजिन होता है जहां से, वो स्टेट हमारा कौन सा है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद रिहंद आगे की तरफ बढ़ती है और इसके बाद पहुंचती है उत्तर प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट है हमारा सोनभद्र। तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में जाकर मिलती है किससे, ये नदी हमारी कौन सी है, सोन। अब इसी पर एक डैम बनाया गया है, हमारा प्रोजेक्ट लगा हुआ है जिसको हम रिहंद प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो रिहंद परियोजना या प्रोजेक्ट है ये किस स्टेट के साथ है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का ज्वाइंट हमारा प्रोजेक्ट है। आपको उत्तर प्रदेश में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। इसी प्रोजेक्ट के साथ यहां पर एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है, इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, जो भारत की सबसे लार्जेस्ट हमारी क्या है, आर्टिफिशियल लेक है। तो फिर से समझ लीजिए, सोन नदी का ओरिजिन या उद्गम होता है अमरकंटक से। यहां से निकलने के बाद ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन सब रीजन से होते हुए पहुंचती है बिहार। तो नियर द पटना जाकर ये मिल जाती है गंगा नदी से। इसी की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है जिसको कहते हैं रिहंद। तो रिहंद निकलती है छत्तीसगढ़ से, इसके बाद आती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सोनभद्र। इस सोनभद्र में ही इस पर एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगाया गया है जिसको हम रिहंद प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा रिहंद प्रोजेक्ट है, तो यहीं पर एक गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है, यानी कि जिसको रिजर्वायर के नाम से भी जानते हैं। तो भारत का सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल लेक है उसका नाम हमारा क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं। तो लिख लीजिए हमारा रिहंद इसके साथ, पहले सोन नदी के साथ। तो लिखिए, इस लिखिए ओरिजिन नियर द अमरकंटक इन मध्य प्रदेश, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अमरकंटक, ये भी लिखा रहता, ठीक। नियर द अमरकंटक इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में अमरकंटक से यहीं से कौन नदी निकलती है, कौन सी, नर्मदा। तो पश्चिम की तरफ जाएगी अभी निकल के, नर्मदा यहां नहीं निकलेगी, वो पेनिनसुलर रिवर के साथ आएगी निकल के, ठीक। अभी हम चल रहे हैं हिमालयन रिवर के साथ।
अब इसके बाद दूसरा पॉइंट लिख लीजिए हमारा, मध्य प्रदेश से निकली, इसके बाद आई यूपी, यूपी के बाद झारखंड, झारखंड के बाद कहां चली गई, बिहार। तो लिख लीजिए इट पासेस थ्रू 4 स्टेट, एमपी, यूपी, झारखंड एंड बिहार। इट पासेस थ्रू 4 स्टेट, एमपी, यूपी, झारखंड एंड बिहार। ठीक, अब लिखिए अगला पॉइंट, इसके किनारे स्थित एक शहर है जिसको हम कहते हैं देहरी। यह देहरी हमारा पड़ता है बिहार में। इस देहरी नामक प्लेस पर ही, इस सोन नदी पर एक हमारा सेतु बनाया गया है जिसको नेहरू सेतु के नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, नेहरू सेतु। तो नेहरू सेतु देहरी में है और देहरी रिवर बैंक किसके है, सोन नदी के स्थित है। तो लिख लीजिए हमारा देहरी टाउन सिचुएटेड ऑन सोन रिवर। देहरी कस्बा सोन नदी पर स्थित है। ठीक, और इसी देहरी के साथ एक और नीचे तीर भी लगा, लिख लीजिए नेहरू सेतु, यहीं पर स्थित है। तो गांधी सेतु, नेहरू सेतु, इंदिरा सेतु, तो तमाम सारे इस फैमिली के नाम पर सेतु बनाए गए। ठीक है, ये बिहार में पड़ता है देहरी टाउन। ठीक है हमारा। अब इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर हमारी कौन सी है, रिहंद। तो 2 पॉइंट रिहंद को भी दे दें चलते चलते, क्योंकि वो काम के हमारे। तो अगली रिवर डाल लीजिए रिहंद, बस 2 ही और एक बची है यमुना, मामला किनारे पे आ गया एकदम। ठीक है, अगली रिहंद। तो रिहंद का ओरिजिन हमारा कहां से होता है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में भी अगर आपको जाना हो ज्यादा तो यहां पर पड़ता है मातिरंगा हिल्स। तो इस मातिरंगा हिल्स से होता है ओरिजिन किसका, रिहंद का। तो यहां से पास होने के बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ही सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है हमारी कौन सी परियोजना, जिसको रिहंद प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो लिख लीजिए इसका ओरिजिन मातिरंगा हिल्स, ये कीजिए मातिरंगा हिल्स इन छत्तीसगढ़। ठीक, अगला लिख लीजिए इट ज्वाइंस द सोन इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। इट ज्वाइंस द सोन इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन नदी से मिल जाती है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन नदी से मिल जाती है। अब लिख लीजिए लास्ट जो इसका सबसे काम का है। तो सोनभद्र में जब कभी घूमने जाएं तो जगह पड़ती है पिपरी गांव है, तो उसी पिपरी गांव में बनाया गया है रिहंद डैम। तो उसको हम रिहंद डैम के नाम से जानते हैं। तो लिख लीजिए रिहंद डैम ऑन द रिहंद रिवर नियर पिपरी विलेज इन सोनभद्र, PIPRI, पिपरी विलेज इन सोनभद्र। तो लिख लीजिए रिहंद बांध रिहंद नदी पर पिपरी गांव सोनभद्र में स्थित है। ठीक, अब हमने डैम तो बना लिया, लेकिन पानी बरसता नहीं है छत्तीसगढ़ में इतना कि हर समय पानी आए। सीधी सी बात है, जब रेनी सीजन आएगी तब तो यहां मातिरंगा पे पानी बरसेगा, लेकिन जब ड्राई सीजन आएगी तो मातिरंगा पे पानी है नहीं, तब रिहंद में पानी हो जाता है कम। अब ऐसे समय क्या किया जाए, तो इसके लिए हमने इसके पीछे एक रिजर्वायर बनाया हुआ है जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। जब पानी ज्यादा आता है तो रिजर्वायर में स्टोरेज करते हैं, और जब ड्राई सीजन के साथ पानी कम हो जाता है तो पानी को अपलिफ्ट करा दिया जाता है इसी रिवर और डैम के साथ, जिससे कि लगातार वर्ष भर इस नदी के साथ पानी बना रहे। तो लास्ट लिख लीजिए वहीं पे एक पॉइंट हमारा, द गोविंद बल्लभ पंत सागर पूरा नाम। तो गोविंद सागर तो वहां हिमाचल प्रदेश में। द गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर कंस्ट्रक्टेड द बिहाइंड ऑफ रिहंद डैम।
द गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर कंस्ट्रक्टेड द बिहाइंड ऑफ रिहंद डैम। हिंदी में लिख लीजिए, रिहंद बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर, रिहंद बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक जलाशय बनाया गया है। रिहंद बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक जलाशय बनाया गया है। सेकेंड लास्ट रिवर लिखिए हमारी दामोदर। सुना नाम दामोदर का? सुना, कल ही सुना होगा दामोदर। किसकी ट्रिब्यूटरी है? हुगली की ट्रिब्यूटरी हमारी कौन सी है? दामोदर। तो चलते हैं, दामोदर को भी गंगा नहलवाई देते हैं। जब सब पाप धुल ही रहे हैं आज, तो अब लास्ट पाप बचा है एक, वो गंगा मैया यमुना को और पढ़ना है, यमुना की चंबल, और बस भाई केन बेतवा वाला मामला निपटा के हम लोग इस वाले गंगा सिस्टम से बाहर आएंगे। तो देख लीजिए लास्ट हमारा दामोदर रिवर। यहां से हमने बताया था कि दो ब्रांचेज में गंगा डिवाइड होती है, ठीक। एक हुगली के नाम से जाती है और बे ऑफ बंगाल पहुंचती है, एक ब्रह्मपुत्र की क्या होती है? ट्रिब्यूटरी हो जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर हमारी कौन सी है? दामोदर। दामोदर, ये जो हमारी दामोदर रिवर है जहां से निकलती है, इसको कहते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर पठार या प्लेटू के नाम से जानते हैं। यहां से निकलती है दामोदर। इसी की एक सहायक और दूसरी ट्रिब्यूटरी रिवर है जिसको कहा जाता है बराकर। इसी बराकर पर हमने तिलैया, मैथान, कोनार, पंचेत ये सारे डैम बनाए हुए हैं। इन्हीं सब डैम को मिलाकर हम किस नाम से जानते हैं? दामोदर वैली प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, जिसको 1948 में एस्टेब्लिश किया गया। कहा जाता है कि स्वतंत्र भारत की जो पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था वो हमारा क्या था? दामोदर नदी घाटी परियोजना या दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये भारत में पहली बार कंस्ट्रक्ट किया गया हमारा। टेनेसी एक रिवर है यूएसए की, तो उसी के आधार पर हमने यहां पर इसको क्या किया था? कंस्ट्रक्ट किया था। लेकिन अभी हमें बस याद रखना है ओरिजिन पॉइंट किसका? दामोदर रिवर का। जैसे कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, ऐसे ही पश्चिम बंगाल का शोक कौन कहलाती है? दामोदर नदी को कहा जाता है। इसके अलावा भारत में जिस रिवर को जैविक प्रदूषित नदी यानी कि जो हमारा बायोटिक पोल्यूटेड रिवर का स्टेटस दिया गया है, वो भी कौन सी है? दामोदर। क्यों दिया गया? इसी के किनारे हमारी स्टील सिटी, सब सिटी स्थित है। जितना कूड़ा कचरा निकलता है सारा का सारा दामोदर नदी में बहा देते हैं। अब इतना ज्यादा जाने की वजह से पूरी की पूरी दामोदर नदी इकोसिस्टम फेल हो गया है, सारे जीव मर गए हैं। पानी भी पी लोगे तो जहर की तरह क्या करता है? काम करता है। अब गवर्नमेंट जागी है, तो जागने के क्रम में कहा जा रहा है कि दामोदर को जैसी पहले दामोदर थी वैसा ही साफ सुथरा करेंगे। फिर साफ सुथरा करने में 200-400 करोड़ खर्च हो जाएंगे, 400-500 करोड़ का बजट पास होगा, उससे दामोदर साफ होगी। कितनी साफ होगा पाएगी ये तो दामोदर ही जाने। बैठी हुई आराम से क्या करे बेचारी, तो जितनी साफ हो जाएगी ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो लिखिए इसका ओरिजिन पॉइंट, तो लिखिए छोटा नागपुर प्लेटू इन झारखंड, छोटा नागपुर पठार इन झारखंड। झारखंड में छोटा नागपुर पठार उद्गम, उद्गम, ठीक। लिखिए ट्रिब्यूटरी रिवर सहायक नदी, इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर लिखिए सहायक नदी बराकर, इसकी सहायक नदी है बराकर। ठीक, इससे ज्यादा हमें नहीं, बाकी तो हम पढ़ेंगे जब ये रिवर वैली प्रोजेक्ट पढ़ रहे होंगे तो हम आपको सारे पढ़ाएंगे, तिलैया, मैथान, पंचेत, कोनार और ये जो हमारा दामोदर है, तो सारी के सारे प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको फर्दर रिवाइज हो जाएगा बराकर रिवर हमारी कहां से निकलती है और कहां तक जाती है। अंतिम रिवर का नाम लिखिए यमुना रिवर, यमुना रिवर। ठीक, तो हमने जैसा आपको बताया था कि आप जाइए कहां? उत्तराखंड। उत्तराखंड में बंदर पूंछ, बंदर पूंछ ये हमारी क्या है? रेंज। इस बंदर पूंछ रेंज में हमारा है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, सबसे पहले बहती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बाद कुछ हिस्सा आता है हिमाचल प्रदेश में,
हिमाचल प्रदेश के बाद पहुंचती है हरियाणा में, हरियाणा के बाद पहुंचती है दिल्ली, और दिल्ली के बाद आती है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मथुरा आगरा होते हुए ये पहुंचती है प्रयागराज, और प्रयागराज में जाकर किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसका ओरिजिन होता है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में भी जिस प्लेस से होता है वो बंदरपूछ रेंज या श्रेणी है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। यहां से उत्तराखंड थोड़ा सा टच करती है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हुए प्रयागराज में जाकर किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। भारत में जो 4 धाम का कॉन्सेप्ट है उसमें एक धाम है यमुनोत्री, दूसरा है गंगोत्री, तीसरा है केदारनाथ, और चौथा हमारा कौन सा है, बद्रीनाथ। यहां से अलकनंदा, यहां से मंदाकिनी, यहां से गंगा, और यहां से हमारी कौन सी है, यमुना। तो इन्हीं 4 धाम को हम अपनी यात्रा के लिए करते हैं। अगर आप हिंदू धर्म के रामायण महाभारत को मानते हैं तब, अगर शंकराचार्य के 4 धाम को पढ़ते हैं तो उत्तर दक्षिण पूर्व एंड पश्चिम, तब आप उसको 4 धाम कहेंगे जिसमें मठों को क्या किया गया है, स्थापित किया है। तो कंफ्यूज ना होना, अगर रामायण महाभारत को मानते हैं तो ये 4 धाम है, अगर आप शंकराचार्य को मानते हैं उनकी फिलॉसफी को तो 4 धाम उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम के साथ है, तब उनको हम क्या कहते हैं, 4 धाम कहते हैं। ठीक, बाकी पाप से मुक्ति यहीं से मिलती है। ठीक है, तो ये छोटे 4 धाम है, वो बड़े 4 धाम है। चाहे ऐसा होगा, छोटे पता नहीं, ठीक हो सकते। तो ये छोटे 4 धाम है। ठीक है, तो छोटे, तो यहां पुण्य भी कम मिलता होगा। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे कह रहा हूं। मतलब ये छोटे का मतलब ये है क्योंकि जो शंकराचार्य ने स्थापित किया उनको ज्यादा मान्यता प्राप्त है, लेकिन हिंदू धर्म में इनको ज्यादा मान्यता प्राप्त है। क्योंकि हमें शायद ही कोई जानता हूं 4 धाम कहां पर है शंकराचार्य के। कहा, इसीलिए कहा, तो हम में से कुछ ही लोग हैं जो जानते हैं, लेकिन ये वाले हम चारों जानते हैं क्योंकि हमें लगातार कथाओं रामायण महाभारत के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो लिखिए पहले मैया यमुना का उद्गम पॉइंट, जिसको ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं। देखिए बंदरपूछ रेंज, और इसी में है यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक, स्टेट लिखिए जिनसे पास होती है, तो लिखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक, बाकी तो कुछ जानकारी खास चाहिए नहीं। अब बात आती है इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर की, मेन वही हमारी, तो लिख लीजिए इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर में। देखिए सहायक नदियां, चंबल, सहायक नदियों में लिखिए चंबल, सिंध, सिंध लिखना SIND, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। एक और लिख लीजिए रिंद, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, रिंद। ठीक, अब यमुना का एक जनरल डायग्राम बना लीजिए जिससे कि यमुना की ट्रिब्यूटरी रिवर में उनकी अपनी खुद की ट्रिब्यूटरी रिवर भी है, तो वो एक क्लियर कट रहेगा जिससे आपको याद रहेगा। तो हम यहां बनाए दे रहे हैं, उसको आप लिख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले यह है हमारी यमुना रिवर, जाकर मिल गई प्रयागराज में। इसी की ट्रिब्यूटरी रिवर है हमारी कौन सी, चंबल। ये ट्रिब्यूटरी रिवर हमारी कौन सी है, चंबल। तो चंबल मिलती है इससे। इसके बाद इसकी, अब हम देख लेते हैं यहीं पर कि चंबल की अपनी भी ट्रिब्यूटरी रिवर है। जैसे चंबल की जो अगली ट्रिब्यूटरी रिवर है इसका नाम है, इधर से आकर मिलती है बनास। तो चंबल की सहायक नदी एक हमारी कौन सी हो गई, बनास। चंबल पे ही हमारे यहां पर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज, ये सारे डैम भी बनाए गए हैं। इसके अलावा इसकी एक और ट्रिब्यूटरी रिवर है, नीचे से आती है, इसको कहते हैं काली सिंध, काली सिंध। इसके बाद इसकी एक और ट्रिब्यूटरी रिवर है जिसको कहा जाता है पार्वती। तो पार्वती, काली सिंध एंड बनास, ये तीनों ट्रिब्यूटरी रिवर हमारी किसकी है, चंबल की। और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, यमुना की। किस स्थान पर जाकर मिल जाती है,
तो ये यहां से निकलने के बाद मध्य प्रदेश से राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचती है और इटावा हमीरपुर इस सब रीजन में जाकर ये जाकर किससे मिलती है? यमुना नदी से। तो इसकी पार्वती, काली सिंध और बनास हमारी क्या है? ट्रिब्यूटरी रिवर है। अब इसके बाद दूसरी हमारी इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर है, हमने आपको बताया केन, इसके अलावा बेतवा, तो ये है हमारी बेतवा। इस बेतवा की भी अपनी ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो बेतवा की जो बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर है उसका नाम है धसान। किस नाम से जानते हैं? धसान के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमारी एक और इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, उसको हम क्या कहते हैं? केन। ऊपर से आकर जो मिलती है यमुना की है वो, तो इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर का नाम लिख लीजिए। एक और यहां लिख लीजिए सिंध, ऊपर से आ रही। इतने नाम आप लिख लीजिए एक बार, जिससे कि मैं एक जनरल आइडिया रहे। ये इसकी सहायक है, ठीक ध्यान रखना, बेतवा की। हाँ रिंद, सिंध तो इसकी है। यहां पे लिख लीजिए इसकी एक और है सहायक नदी, क्या कहते हैं उसको? धसान है। इसके अलावा है बिरमा। हाँ बिरमा, धसान, बिरमा एक और है। कहीं खींच लेना तीर, इसी की है सहायक। ये धसान, धसान, ठीक। जिन पे मैं ये अंडर सर्किल, ये रिवर है सारी मेन। अब इनको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इतना बहुत है, मतलब फिर थक जाएंगे आप भी पढ़ते पढ़ते, और हम थक जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते, दोनों बातें हैं, ठीक है। बाकी हमें यमुना का पता ही, बस चंबल का लिख लीजिए ओरिजिन केवल। तो चंबल का ओरिजिन क्या है? मालवा। बेतवा की एक है धसान और दूसरी है बिरमा, है तो और भी, इतनी तो हम याद मुश्किल से है। बिरमा, धसान। उसके बाद जमुनी भी इसी की सहायक है। आप जाओगे तो इतना कौन पढ़ता है कि इतनी सई, सुई, सरसई, जमुनी, इतने कौन याद रख पाएगा? इतना भी अगर आपको याद है कि कौन सी चंबल की सहायक है, ये भी बड़ी बात। तो चंबल का ओरिजिन पॉइंट लिख लीजिए, बस लिख लीजिए चंबल का। तो लिख लीजिए मालवा प्लेटू महू, कुछ भी कर लिख लीजिए आप। चंबल में लिखिए हमारा मालवा प्लेटू महू, मालवा पठार महू। अब देखिए चंबल का एक और नाम पौराणिक है, जिसको कहते हैं चमरावती। तो कहीं अगर चमरावती लिख के आ जाए तो ये भी इसका क्या है? नाम ही है चंबल का। तो चंबल को एक और नाम से जानते हैं, चमरावती के नाम से, ठीक। डैम हम आगे पढ़ेंगे, हालांकि इस पर डैम हमारे कौन से? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा सागर, कोटा बैराज, 4 स्थित है। तो वो हम पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के साथ। तो इतना हमारा किसके साथ है? गंगा नदी के साथ। अब लास्ट पॉइंट, गंगा का लंबाई कौन से स्टेट में कितनी मात्रा में पाई जाती है? तो लिखिए टोटल लेंथ ऑफ गंगा इज 2525 किलोमीटर। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। (2525 किलोमीटर। उत्तराखंड में लिखिए 110 किलोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ गंगा इज 2525, 2525 किलोमीटर। सबसे पहले लिखिए उत्तराखंड 110 किलोमीटर 110। उसका लिखिए यूपी 1450, यूपी में 1450। यूपी के बाद किस में जाएगी? बिहार। तो बिहार में लिख लीजिए 445, 445। इसके बाद कौन से स्टेट में जाएगी? वेस्ट बंगाल 520। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में लिख लीजिए 520 किलोमीटर, ठीक। इतनी कहानी है गंगा मैया के साथ। तो आपने गंगा को पढ़ा, गंगोत्री से निकलती है, वेस्ट बंगाल तक जाती। देखिए 2 पॉइंट हैं, एक को कहते हैं ओरिजिन, एक को कहते हैं माउथ।
दोनों चीजें याद रखना। किसी भी रिवर का जहां से निकलती है उसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, और जहां जाकर मिलती है उसको माउथ बोलते हैं या मुहाने के नाम से जानते हैं। तो बे ऑफ बंगाल गंगा का माउथ है और गंगोत्री हमारा क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। तो अच्छे से याद रखना कि जहां पर किसी भी वाटर सोर्स से जाकर मिल रही है रिवर, वो माउथ कहलाता है, और जहां से निकलती है वो क्या कहलाता है, ओरिजिन के नाम से जाना जाता है। अगली रिवर डाल लीजिए, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों? हाँ, मुझे लग भी रहा था कि मतलब बताइए, सिर्फ डायग्राम बनवा दें इतना? नहीं, ठीक, चलिए हम लोग मिलते हैं कल की छुट्टी के बाद, मैसेज आएगा, ठीक है? मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आप कहेंगे अच्छा